हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और यदि आपने यहाँ तक सभी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। कौन सा चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। और ये चैप्टर 4 का पहला वीडियो होगा जिसमें हम देखेंगे कौन से जिसमें हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद लिखित स्थान वाला प्रश्न जिसमें भरने वाला आता है उस, और लघुत्तम प्रश्न जो एग्जाम आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक ज़रूरी बात कि इसका PDF आपको फ्री दिया जा रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्था। आज क्या देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लिखित स्थान की पूर्ति करें और लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला है यानी सही विकल्प को चुनने वाला प्रश्न है। यहाँ पहला नंबर है यानी इसमें कुल 9 प्रश्न है और यदि आपको सभी का आंसर पता होगा तो आप जरूर कमेंट करते जाइएगा। यहाँ पहला है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। यानी गैर संस्थागत वित्त यानी जो कोई संस्था खोल के नहीं बैठी है, जैसे बैंक देखिए बैंक ऋण देने के लिए संस्था खोल के बैठी है, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए देसी बैंकर ये भी संस्थागत है और व्यापारी ये भी संस्थागत है और महाजन ये भी संस्थागत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा महाजन। ये सबसे लोकप्रिय है कौन सा गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली, यानी ये गैर संस्थागत वित्त देती है। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दोनों प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले। यहाँ देखिए गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली और यहाँ देखेंगे संस्थागत। और यहाँ देखें कि सेठ साहूकार ऑप्शन है, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, महाजन। अभी देखें कि ये महाजन गैर संस्थागत है यानी ये नहीं होगा। उसके बाद रिश्तेदार ये भी संस्था खोल कर नहीं बैठे, इसे मांगते दबे। और सेठ साहूकार भी संस्थागत नहीं यानी ये भी गैर संस्थागत है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा व्यवसायिक बैंक, यानी व्यवसायिक बैंक है संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले साधन है। ठीक, एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी केंद्रीय बैंक कौन सा है, इसका ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम इसका आंसर बताते हैं और यदि आपको इन सभी का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक, और इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर क। आप देखते हैं 4 प्रश्न बताया कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। यानी हमारे राज्य में कार्यरत यानी कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है जो कभी काम कर रहे हैं। ऑप्शन है 50, 75, 35, 25। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाए। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप पहले कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 25 यानी 25 केंद्रीय सहकारी बैंक है जो भी काम कर रही है। ठीक, अब चलिए देखते हैं प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। दीर्घकालीन मतलब बहुत अधिक समय के लिए, यानी दीर्घ समय के लिए। पहला ऑप्शन कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति और इनमें से कोई नहीं। यानी ये देखिए ये जो महाजन है कृषक महाजन ये ज़्यादा दिन के लिए ऋण नहीं देते और प्राथमिक साख समिति भी इनमें ज़्यादा दिन के लिए ऋण नहीं देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ख यानी भूमि विकास बैंक जो है ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं 6वें प्रश्न कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, क्या मुंबई है, क्या दिल्ली है, क्या पटना है, क्या बेंगलोर है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा मुंबई। यानी मुंबई जो है वो वित्तीय राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, मुंबई है भारत की वित्तीय राजधानी। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न कहता है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना। यानी जो सहकारिता था सहकारिता मतलब क्या होता है इसके बारे में आगे समझेंगे। इसका यानी इसका मतलब ये जो सहकारिता प्रांतीय सरकार है ये सरकार के पास कब प्रस्तुत हुआ। इसका ऑप्शन है 1929, 1919, 1918, 1914। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 1919 हो जाएगा। यानी 1919 में यह सरकार के पास गया था। ठीक, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ख। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न
जो ऑब्जेक्टिव का लास्ट दूसरा प्रश्न होगा। खंड प्रश्न है कि देश में भी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। यहाँ देखे थे, यहाँ पीछे आप देखिए, यहाँ हम देखे थे कि राज्य में कार्यरत सहकारी बैंक, कौन सा बैंक, यहाँ है सहकारी बैंक। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी यहाँ पर पूछ रहा है ग्रामीण बैंक के बारे में, लेकिन वहाँ पूछता था सहकारी बैंक के बारे में। इसका ऑप्शन है 190, 192, 199 और 196। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर शायद हो जाएगा 196 हो जाएगा। ऐसे तो एग्जैक्ट पता नहीं, हमें लगता है इसमें गलती हो जाएगा, लेकिन 196 में आप टिक होना चाहेंगे तो लगा, नहीं तो आपको किताब में आंसर दिया गया होगा, आप उसे देख लीजिएगा। नहीं तो इसका आंसर यदि गलती होगा तो हम स्क्रीन पर लगा देंगे। अब 9 नंबर है जो सबसे लास्ट है कि व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी आता है। इसका मतलब व्यवसायिक बैंक जो है, यानी जो हमारे साथ व्यवसाय करते हैं, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। राष्ट्रीयकरण मतलब वह मतलब लास्ट के दौरान मतलब वेरीफाई हो गया। इसका ऑप्शन है 1966 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1975 ईस्वी। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कौन से बैंक का, ये था व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1969 ईस्वी में। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव का सिलसिला खत्म हो जाता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सभी हम देख रही है। और यदि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आया है और यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा तैयार है और हमसे जहाँ तक संभव हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे। चलिए बढ़ते हैं लिखित स्थान वाला प्रश्न। यानी लिखित स्थान प्रश्न में बीच में जहाँ ऐसा ब्रैकेट होगा वो समझिए खाली स्थान है। अब चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर पहला नंबर देखते हैं कि शाख अथवा लीन की आवश्यकता। पहला प्रश्न देखते हैं, सॉरी, कहता है शाख अथवा लीन, यहाँ लीन लिखा गया, गलती होगा। कहता है कि शाख अथवा लीन की आवश्यकता की पूर्ति डैश संस्था के द्वारा की जाती है। यहाँ देखिए कि हमें अगर शाख लेना है, अगर हमें लीन लेना है तो इसकी जो पूर्ति करती है वो वित्तीय संस्था करती है। कौन सी संस्था, वित्तीय संस्था करती है। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत कितनी मात्रा, यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार एक होते हैं गैर संस्थागत, उसके द्वारा अगर गांव में ऋण की बात किया जाए तो वो होती है 30%, यानी 100% में 30% ऋण कौन देते हैं, साहूकार ही देते हैं। तीसरा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों की अल्पकालीन ऋण पर, अब ये कैसे प्रदान करती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हम देखे थे, यहाँ देखा, यहाँ पर दीर्घकालीन बैंक कौन प्रदान, यानी दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करती है, भूमि विकास बैंक। और उसके अलावा कृषक महाजन और प्राथमिक साख समिति ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, यानी थोड़े दिन के लिए ऋण प्रदान करती है। और इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को, यानी जो कृषक होते हैं उनको अल्पकालीन यानी कम समय के लिए ऋण प्रदान करती है। अब चौथा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 ईस्वी में, और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में होती है। ये भी आप याद कर सकते हैं। 55वां प्रश्न है, 55वां प्रश्न क्या कहता है, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या मानी जाती है, मेरुदंड मानी जाती है। मेरुदंड मतलब देखते हैं जिसे कहते हैं लीड की हड्डी। कि वित्तीय संस्था जो होती है, यानी जो वित्त यानी जो फाइनेंस की बारी होती है, वो जो संस्था किसी भी देश का, कोई भी देश से उठा लीजिए, उसका वो मेरुदंड यानी मान लीजिए वो नहीं है तो वो झुक गया देश। अब छठा स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ, मतलब इसका कुछ होता है, शॉर्टकट होता है, कहता है स्वयं सहायता समूह जो होता है उसमें लगभग 15-20 सदस्य होते हैं। यानी कितने सदस्य होते हैं, 15-20 सदस्य होते हैं। यदि आप गाँव से बिलोंग, अगर गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। स्वयं सहायता समूह SEI शायद होता है, ठीक है। इसमें लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं। अब हाँ देखिए, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म मतलब शॉर्टकट दे दिया, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकारी निर्णय कौन लेते हैं। अगर मान लीजिए ये जो समूह है स्वयं सहायता समूह, इसमें अगर हमें ऋण और मतलब इसका सभी कागजात कौन लगता है, मतलब इसका मतलब समझिए इसको चलाता कौन है, इसका कौन चलाता है, इसका हो जाएगा समूह के सदस्य। समूह में जितने भी 10-15 सदस्य होते हैं वो सभी इनमें चला, इसी में किसी को कुछ मतलब किसी को इसका मेन बना दिया जाता है, इसमें मतलब सभी काम करते हैं इसी में। अब 8वां है व्यावसायिक बैंक डैश प्रकार की ऋण प्रदान की स्वीकार करते हैं। व्यावसायिक बैंक जो होते हैं वो कितने प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं, होगा 4 प्रकार के। और ये कौन कौन से होते हैं, ये अगर हमें जहाँ तक याद है हम बोलते हैं। इसमें पहला आता है चालू जमा, दूसरा आवर्ती जमा, और तीसरा संचयी जमा होता है, और चौथा होता है हम चौथा नहीं याद रहा है। और यह प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक मतलब कितने प्रकार के जमा स्वीकार करते हैं उसके बारे में लिखिए। जब हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसमें हम जान लेंगे। नंबर भारतीय पूंजी बाजार, एक होता है भारतीय पूंजी बाजार और दूसरा होता है भारतीय
भारतीय जो मतलब समझिए कि भारत में दो प्रकार के पूंजी बाजार होते हैं। मतलब भारत में दो प्रकार के बाजार होते हैं, पहला होता है पूंजी बाजार और दूसरा होता है संस्थागत, शायद ऐसे भी कुछ होता है। और इसके बारे में भी दीर्घ प्रश्न में दिया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि दीर्घ प्रश्न को आप देखें, क्योंकि दीर्घ प्रश्न जब भी ऑब्जेक्टिव निकलता है और जितना भी छोटा सा प्रश्न है वो सब दीर्घ से ही निकलता है, क्योंकि भारतीय जो पूंजी बाजार होता है वो भी दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये भी जो ये भारतीय पूंजी बाजार है ये भी दीर्घकालीन वित्तीय सहायता ही प्रदान करता है, यानी ज़्यादा दिन के लिए प्रदान करता है। अब 10वां है कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा दी जाती है। अब ये सूक्ष्म वित्त योजना क्या है ये इसी वीडियो में देखेंगे, और सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, जो कि है लघुत्तरा प्रश्न में सबसे लास्ट प्रश्न है सूक्ष्म वित्त योजना। ये जो सूक्ष्म वित्त योजना है इसके द्वारा छोटे या लघु पैमाने पर साख उपलब्ध कर। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में बता देते हैं कि ये क्या होता है। सूक्ष्म वित्त योजना का मतलब होता है कि मतलब गांव शहर में जितने भी लोग हैं उन सभी को ऋण देना है, और उन्हें स्वयं सहायता समूह से सबसे पहले जोड़ देते हैं, तब ऋण प्रदान कराते हैं। और यहाँ पर हमारा ऋण जो लिखित प्रश्न था वो सभी खत्म होगा। इसमें 10 लिखित बड़ा प्रश्न था, और इसका आप PDF जरूर ले लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप फ्री का चीज़ जल्दी लेते नहीं और उसका कदर भी नहीं करते। आप देखते हैं लघुत्तरा प्रश्न में पहला प्रश्न है, इसमें कुल 8 या 9 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वित्तीय संस्थागत से आप क्या समझते हैं, यानी वित्तीय संस्थागत से आप क्या समझते हैं। यानी यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम हमारे वित्तीय संस्था। अब देखते हैं वित्तीय संस्था कहते हैं किसे। उत्तर में लिखेंगे जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं। ताकि जो संस्था किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी उद्यम के लिए अपनी वित्तीय समझे कि लुपा पैसा वाला चीज़ को पूरा करती है, उसे कहते हैं वित्तीय संस्था कहते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि राज्य की वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा जाता है संक्षिप्त बना गया। यानी राज्य में जितने भी वित्तीय संस्था है उनको कितने भागों में बांटा गया, और इसके बारे में लिखना है। और कहेंगे कि राज्य की वित्तीय संस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था, दूसरा संस्थागत। और इसके बारे में हम पीछे भी देख रहे हैं कि गैर संस्थागत में मतलब होता है कि जो संस्था खुलकर नहीं बैठे, यानी जो में लेन देने के लिए खड़ा नहीं है हर समय। और संस्थागत में जो अपना संस्था खोल के बैठी है। यहाँ देख सकते हैं गैर संस्थागत के बारे में, इसमें महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापार, रिश्तेदार एवं अन्य लोग ऋण देते हैं। यानी ये संस्था खोल के नहीं बैठे, इसे रुपया मांगने जाते हैं, तब ये ज़्यादा ब्याज देते हैं। दूसरा संस्थागत वित्तीय संस्था में रहते हैं। इसमें निम्नलिखित आते हैं, इसमें ये सभी सहकारी बैंक आते हैं, प्राथमिक सहकारी समिति आती है, भूमि विकास बैंक आते हैं, व्यावसायिक बैंक आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, नाबार्ड एवं अन्य। ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत, संस्थागत वित्तीय संस्था के अंतर्गत आते हैं। राज्य की सबसे पहले समझ, राज्य की वित्तीय संस्था को 2 भागों में बांटा गया, पहला गैर संस्थागत और दूसरा संस्थागत। संस्थागत का मतलब होता है जो संस्था खोल के बैठी है, और गैर संस्थागत का मतलब जो संस्था खोल के नहीं बैठी है। चलिए अब देखते हैं तीनों प्रश्न कहता है कि किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। जो किसान होते हैं उनको ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, किसान कर्जा क्यों होता है, समझिए किसान कर्जा क्यों लेते हैं, इसके बारे में समझना। यहाँ देखेंगे कि अधिकतर किसान गरीब होते हैं। बहुत जो किसान होते हैं देखते हैं कि देखिए जो गरीब होते हैं वही किसान निकलते हैं, जो वही किसान बनते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है जब किसान को कृषि कार्य करने में रुपया की कमी आ जाती है, या उनके परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, तो उनको रुपया की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनको गांव में उपस्थित विद्या संस्था एवं गैर विद्या संस्था से ऋण लेने की प्रदान। बहुत जो होते हैं किसान वो गैर संस्थागत से ही वित्त प्रदान करते हैं, यानी गैर संस्थागत से कर्जा लेते हैं, क्योंकि वो जब संस्थागत में जाते हैं तो उन्हें नहीं मिलता। गाँव में ऐसा ही होता है, उन्हें नहीं मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम बता दिए कि जो किसान होते हैं उनको कृषि कार्य करने में रुपया की कमी आ जाती है, या उनके परिवार में कोई एकाएक बीमार हो जाता है, इसी कारण उनको ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक समझिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप मतलब PDF लेकर इसे आप देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि व्यवसाय के बैंक कितने प्रकार की जमा राशि कार्य करते हैं। हम पढ़ लेते हैं, शायद एक था यहाँ यही था, यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये देखिए प्रश्न, यहाँ पर क्या कहता था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यवसाय बैंक कितने प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं, 4 प्रकार के। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे कि व्यवसाय के बैंक पर 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है स्थायी जमा,
पहला क्या है स्थायी जमा। स्थायी जमा क्या होता है? स्थायी जमा में रुपया की निश्चित अवधि के लिए जमा हो जाता है, जिसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। यानी आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ आप रुपया किसी एक निश्चित में यानी 1 साल के अंतर्गत आप 500 रुपया जमा करेंगे, नहीं 500 तो नहीं क्या 5 लाख रुपया जमा कर देंगे, 5,000 रुपया जमा कर देंगे, यानी स्थायी आप एक निश्चित समय के लिए जमा करेंगे, यही होता है स्थायी जमा। दूसरा है चालू जमा। चालू जमा में क्या होता है? चालू जमा में होता है कि चालू जमा खाते में रुपया जमा करने अपने इच्छा अनुसार रुपया जमा करते या निकालते। चालू में समझिए कि चालू है, हलदम चालू, आप कितना रुपया जमा कर सकते हैं और कितना भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा है संचयी जमा। संचयी जमा में क्या होता है? इसमें चेक की सुविधा उपलब्ध की जाती है। चेक क्या होता है इसके बारे में हम तीसरा प्रश्न में नहीं तीसरा चैप्टर में हम देखे थे। और सबसे लास्ट है चौथा आवर्ती जमा। आवर्ती जमा क्या होता है? इस प्रकार में खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहक से प्रति माह एक निश्चित रकम लेते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए ग्राहक सब। इसमें समझिए कि आवर्ती जमा में क्या होता है? आवर्ती जमा में यही होता है कि जो ग्राहक होते हैं वो अपना बचत करने के लिए बैंक को लगते हैं। अगर वो महीना में कुछ कमाते हैं और वो अपना बचत करना चाहते हैं तो वो बैंक में अपना बचत करते हैं, और यही होता है आवर्ती जमा होता है। अब देखते हैं कौन सा प्रश्न, यानी 5वां नंबर प्रश्न देते हैं। चौथा प्रश्न क्या करता है? व्यवसाय बैंक कितने प्रकार की जमा स्वीकार करते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन था? पहला था स्थायी जमा। कौन सा जमा? स्थायी जमा। इसमें मतलब इसमें फिक्स हो जाता है रुपया। और उसके बाद था कौन सा? उसके बाद था चालू जमा, उसके बाद संचय जमा और सबसे लास्ट था आवर्ती जमा। ठीक, और ये आशा है कि आप ये चारों समझ गए होंगे ये क्या होता है और इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। दिल होता है प्रश्न। अब 5वां देखते हैं। 5वां से पहले आप इस पर भी ध्यान रखिए, लाइक और शेयर कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक, और चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ और इस पर ध्यान दीजिएगा। 5वां प्रश्न कहता है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं? हम बोले थे कि सहकारिता के बारे में आ गया। देखिए सहकारिता का सीधा अगर शब्द से समझेंगे, यानी अगर शब्द से देखेंगे, शब्द को देखिए, शब्द क्या कहता है? ये सहकारिता। ये सहकारिता आप देखिए, सहकारिता का मतलब सहकारिता यानी समान यानी सब मिलजुल कर काम करते हैं। सहकारिता में क्या होता है? सब मिलजुल कर काम करते हैं, यही होता है सहकारिता। अब इसका देख लेते हैं किताब की परिभाषा। यहाँ लिखा गया है कि सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं, सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर काम करते हैं, अतः सब प्रत्येक के लिए और सब प्रत्येक के लिए। इसका मतलब समझिए कि सहकारिता में पहले समझिए कि सहकारिता लोग चलाते क्यों, सहकारिता में लोग जुटते क्यों, उसका भी कुछ उद्देश्य होता है। यानी कुछ उद्देश्य से ही वो सहकारिता में जुड़ते हैं, क्योंकि उससे कर्जा लेना होता है, उसे उसमें कुछ जरूरी काम होता है। कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं, समझिए कि अधिकतर जो होते हैं वो रुपया से ही संबंधित होता है। ठीक, यही हो गया सहकारिता। सहकारिता में सीधा समझिए कि सब प्रत्येक यानी सब आदमी हर आदमी के लिए काम करते हैं और हर आदमी सब आदमी के लिए काम करते हैं। और इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए काम करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 6वां प्रश्न होता है कि स्वयं सहायता समूह क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ठीक, स्वयं सहायता समूह क्या होता है? इसे पढ़ते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये समझिए। कहेंगे स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 15-20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक मतलब ये कोई मतलब समझने की इसमें कोई चाल ये सरकार द्वारा नहीं गठित किया जाता है, अनौपचारिक समूह है। इसमें 15-20 व्यक्तियों का समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंक से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। यानी ये जो स्वयं सहायता समूह है ये जो होते हैं ये कुछ रुपया सप्ताह में, जैसे कि अगर आप जानते हैं जैसे गाँव में कहते हैं 10 रुपया, यानी ये हर सप्ताह 10 रुपया जमा करते हैं और ये बचत करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, जब इनका साख बैंक के साथ बन जाता है, जब इनका विश्वास बैंक के साथ बन जाता है तो जो बैंक होते हैं वो छोटा मोटा ऋण देते हैं, 1 लाख 2 लाख का ऋण देते हैं और यही में सब बांट लेते हैं। यानी 15-20 है तो जिनको जरूरत होता है वो सभी ले लेते हैं और ये बैंक को पूरा करते हैं और अपनी पारिवारिक जरूरत को पूरा करते हैं। और इनका काम होता है इसके बारे में कि एवं गाँवों के विकास में अपना योगदान देते हैं। प्रति माह बचत 25 से 100 रुपया तक हो सकता है या अधिक हो सकता है। लेकिन अगर गाँव में देखेंगे तो 10-20 है ऐसे ही होता है, लेकिन अगर बराबर देखेंगे तो 25 से 100 तक होता है। अब जितना जिनका कैपेसिटी उस हिसाब से सब जमा करते हैं। अब देखते हैं 7वां प्रश्न और आशा है कि अभी समझ गए स्वयं सहायता समूह के बारे में और ये सहकारिता के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए बताते हैं 7वां होता है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, संक्षिप्त वर्णन करें। कहता है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत सबसे पहले कैसे, कोई भी चीज़ है उसका शुरुआत किस प्रकार हुआ, कोई तो एक होगा तरीका, उसके बारे में आप लिखेंगे कि इसका शुरुआत सबसे पहले किस प्रकार हुआ। यहाँ लिखेंगे कि सहकारिता की स्थापना के लिए 1904 में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। यानी सबसे पहले इसका शुरुआत कब हुआ था? 1904 में। और एक विधान पारित हुआ था, कौन सा विधान था? और इसके अनुसार
इसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर, इसके अनुसार क्या कोई गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिल जाएगा और मिलकर सहकारिता साख समिति की स्थापना कर सकता है। कब? जब 1995 में ये बिल पारित हुआ था। तो इसके अनुसार यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नगर या गाँव में 10 व्यक्ति, कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर सहकारिता साख समिति की स्थापना कर सकता है। उन्हें इसकी प्रगति की समीक्षा एवं भावी विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से 1914 ईस्वी में मैकलन समिति की नियुक्ति की गई थी। और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मैकलन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1914 में। कहता कि इसको आगे बढ़ाने के, इसको मतलब उद्देश्य इसको आगे से इसको विकास देने के, इसको सहायता प्रदान करने के 1914 में मैकलन समिति का नियुक्त किया गया था। 1919 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकार का विषय बन गया। यहाँ पर देखे थे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहीं पर हमको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय कब बना? 1919 ईस्वी में बना था। और इसके बारे में यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है यहाँ पर कि 1919 ईस्वी में राजनीतिक सुधार के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय बन गए थे। और समझिए कि किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पूर्व 1904 में सहकारिता साख समिति की स्थापना, और इसके बाद 1914 में मैकने समिति की नियुक्ति हुआ, और उसके बाद 1919 में इसका यह मतलब सरकार का मतलब इसका मतलब 1919 में सीधा समझिए कि सरकार इसका आदेश दे दिया। ठीक, आप सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं लघुता प्रश्न का। सबसे लास्ट प्रश्न है सूक्ष्म वित्त योजना क्या होता है? अब इसके बारे में हम लिखते हम बोले थे कि इसके बारे में बताएंगे, तो बताएंगे। सूक्ष्म वित्त योजना क्या होता है इसे इसमें समझिए कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह में से जोड़कर ऋण मुहैया किया जाए। यानी इस योजना द्वारा जो होता है वो गाँव, कस्बा और जिला में जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी को स्वयं सहायता समूह से जोड़ देते हैं और उनको ऋण देते हैं कि आप इससे ऋण लीजिए, इनमें कम भाव में दिया जाएगा, तब आप विकास कर सकते हैं। ये समझिए कि इसके द्वारा आदमी को ऋण प्रदान किया जाता है, इसके द्वारा सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा। ठीक, और यहीं पर हमारा ये सफर खत्म होता है। और यहीं पर हमारा ये ऑब्जेक्टिव का जो था, सबसे पहले हम देखे थे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्या देखे थे, उसके बाद देखे थे रिक्त स्थान बढ़ाओ, और उसके बाद जो सबसे लास्ट था वो देखे थे कौन सा, लघु उत्तरीय प्रश्न देखे थे। और यदि आपने इससे पहले बार सब वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसा कंटेंट इस चैनल पर ही मिलता है आपको। और मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।